हमने अपनी रोल मॉडल गलत चुन लिए। ये देश माँ दुर्गा का, यहाँ सरस्वती है, यहाँ लक्ष्मी है, लक्ष्मीबाई है। ये वो देश है जहाँ आप पग पग पर इतनी स्ट्रॉन्ग विमेन देखी, लेकिन कितनों ने उनको आदर्श बनाया। आज की जनरेशन से पूछना होगा। मैं हैरान हो जाती हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर इस तरीके से आप लोग जो है बिलबिलाने लगते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। राम मंदिर, ज्ञानवापी, मथुरा की जमीन, इसे हकमारी कहते हैं। आपको मंदिर ही में जाकर मस्जिद क्यों बनानी है? या जिन्होंने गलती की है उस गलती को आपको कंटिन्यू क्यों करना है? मुझे दिख रहा है कि नंदी यहाँ बैठे हो, नंदी के सामने कुछ और नहीं होता, नंदी के सामने वजू खाना नहीं हो सकता। यूनिफॉर्म सिविल कोड से हम सबको फायदा। फिर मैं कह रही हूँ कि ये जो अंधी नफरत है ना, उसमें आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अब जालीदार टोपी पहन लेने से और इफ्तार पार्टियां दे देने से ही अगर आपको लगता है इस्लाम का परचम लहराया जाएगा और आपको लगता है मुसलमान जो है वो फायदे के सौदे में रहेगा, तो इतने सालों 70 सालों वही तो हो रहा था, तो कितना फायदा हो गया। टू ऑल दी वुमेन आउट देयर, रुकना नहीं, डरना नहीं, सहना नहीं। संघर्ष ये गहना है, इसको जितना पहनोगे उतनी धार बढ़ती जाएगी। नमस्ते। सीमा संघोष पॉडकास्ट की श्रृंखला में मैं प्रिया शर्मा आज आपके बीच लेकर आई हूँ एक नया पॉडकास्ट। आज हमारे बीच हमारी अतिथि एक ऐसी नारी है जिसको कोई इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्लिंच करूँगी ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए थोड़े से कुछ शब्द बोलने की। ये वो महिला है जो एक छोटे से मगर बेहद खूबसूरत से टाउन से आती है। नसीब ने उनको वहां से मुंबई भेजा, मुंबई ने नसीब आगे बढ़ता गया, मुंबई से वो दिल्ली आ गई। दिल्ली में उन्होंने यहाँ पर अपनी ऐसी साख जमाई जर्नलिज्म के क्षेत्र में कि आज उनका परचम लहरा रहा होता है। टीवी डिबेट्स की बात करें तो वो टीवी डिबेट्स में कट्टरपंथ का पुरजोर विरोध करती हैं। शी इज ऑल्सो एन इंस्पिरेशन टू ऑल द गर्ल्स हु कम फ्रॉम स्मॉल टाउन्स, who struggle to make it big in the big cities, and she has done it also eloquently कि आज वो कई सारी लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। जर्नलिज्म में उन्होंने ऐसे कई सारे मुकामों को हासिल किया जो कई सारे लोगों के लिए ड्रीम हो सकता है। आज उनके नाम की तूती बोलती है और may I please introduce to all of you here on the show Miss रूबिका लियाकत जी। नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। रूबिका जी, आज का पॉडकास्ट हम शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी जीवनी से शुरू करती हूँ। हाउ डिफिकल्ट डू यू थिंक इट वाज कि एक छोटी सी लड़की उदयपुर जैसे क्वाइट से शहर, छोटा शहर तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन एक बहुत ही क्वाइट शहर है, सोया हुआ सा सुसुप्त सा शहर बिल्कुल, वहाँ पर एक लड़की ड्रीम करती है टू मेक इट बिग। How difficult was it, or you think it was easy for you? I won't say it was easy for me. लेकिन जितना छोटा शहर होता है सपने उतने बड़े होते हैं। बिल्कुल। और मैंने ये बचपन में ही एहसास कर लिया था कि मेरा एक पंख मेरे पापा है और दूसरा पंख मेरी माँ है। तो आसान इस बात से था कि मैं उस कोख में पली, उस गोद में खेली, उस हाथ को पकड़ा जिन्होंने मुझे एकदम ऐसे छोड़ दिया कि तू अग्नि है, फैलती जा, तू हवा है, बस बहती जा, तू नदी है, बस चीरती जा। तो ऐसा कभी घर में लगा नहीं, लेकिन हाँ हम दो बेटियां थी तो अक्सर You were the elder one? I am the elder one. Okay. So, my father and mother would always be asked this question, बेटा नहीं है? अच्छा। And मैंने उनके माथे पर कभी शिकन नहीं देखी। अच्छा। मानो उनको ऐसा लग रहा हो कि हमें पता है कि, तो मेरे पापा अक्सर मजाक में ये कहते थे कि अच्छा हुआ अंगूर को बेटा ना हुआ। और माँ मुस्कुरा कर ये कहते हैं कि
अगर बेटा होता तो मैं ज्यादातर थाने में पाया जाता, क्योंकि ये इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ये ऐसे ही जाकर और लड़ते झगड़ते। तो लड़की है तो फिर भी हम लोग काबू कर लेते हैं, लड़का होता तो फिर क्या करते हैं, और फिर हम लड़ते थे। सो घर का जो वातावरण था, माहौल था, वो हमेशा ऐसा था कि रुकना नहीं है। Your parents were your inspiration. यस, उन्होंने बहुत सपोर्ट प्रोवाइड किया। ऑलवेज फॉर एवर। जबकि क्लोज फैमिली में ऐसे कैरेक्टर थे जो ये कहते थे कि लड़कियां ऐसा नहीं करती है। सो ओवरऑल माहौल कंजर्वेटिज्म का था, बहुत बहुत कंजर्वेटिव नहीं, लेकिन जैसा नॉर्मल फैमिलीज में होता है। अच्छा, कि लड़की को पढ़ लिख लेना है, फिर एक रिश्ता आएगा और लड़की ब्याह दी जाएगी। बट मैंने अपने घर में प्रिया देखा कि मेरी माँ एमएससी करके मेरे पिता से उन्होंने शादी कर ली। मेरी माँ 4th क्लास एम्प्लॉय थी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में, और मेरे पिता भी 4th क्लास एम्प्लॉय थे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में। दोनों साथ काम करते थे। पापा स्पोर्ट्स कोटा से गए थे। मेरी माँ पढ़ी लिखी, एमएससी की हुई है, केमिस्ट्री वगैरह उनकी एकदम दिल के करीब सब्जेक्ट रहे हैं। सो हिंदुस्तान जिंक में उस वक्त प्रमोशन हो रहे थे। अच्छा, तो मेरे पिता के दोस्त ने उनसे कहा कि उसका प्रमोशन इस बार बड़ा अच्छा होगा। लंच का टाइम था, तो पापा ने कहा क्यों, उसका प्रमोशन इतना अच्छा क्यों होगा? तो उन्होंने कहा कि इसने इस बार एक डिग्री ली है। एंड इट क्लिक माई फादर कि अच्छा, डिग्री लेने से प्रमोशन ज्यादा बेहतर मिलेगा। तो वो घर आए और उन्होंने मेरी माँ से कहा कि एमएससी से ऊपर की कोई पढ़ाई होती है क्या? ब्यूटीफुल। सो मेरी माँ ने कहा कि हाँ, पीएचडी होती है, बहुत दूसरी पढ़ाइयाँ होती है, तुम कुछ करना चाहोगी क्या? तो वो हंसी और उन्होंने कहा तुम लोगों को संभाल लूं वो काफी है। पर वो माने नहीं, उन्होंने जिद पकड़ ली कि फातिमा तुमको पीएचडी करनी है। एंड आई रिमेम्बर मैं 5 साल की थी और अंजुम 3 साल की थी। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि दोनों में जिरह होती थी और ये कुछ थोड़ा लंबा चला था। वो कहती मैं तुम्हें संभालूं, बच्चों को संभालूं, स्कूल ऑफिस जाऊं कि पढ़ाई करूं। सो देयर केम अ पॉइंट व्हेन माय फादर सेड कि अच्छा तुम्हें आजाद होना है, तुम अपनी माँ के घर चली जाओ, बच्चियों को मैं संभालूंगा। और वो मेरे पिता से बहुत मोहब्बत करती थी, तो वो उनको लगा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जिद में आकर उन्होंने पापा की पीएचडी के लिए एनरोल किया। अच्छा, मेरी चोटी बनाने की कोई तस्वीर मुझे ध्यान है तो मेरे अब्बा की। तो उन्होंने पीछे से सारा काम संभाला। हाँ, मुझे नहलाने की, मुझे कपड़े पहनाने की, मेरी बहन के टिफिन को पैक, मतलब हम दोनों को, कि माँ को कोई तकलीफ ना हो। This sounds so empowering. आई एम टेलिंग यू, मेरे ऐसे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब मैंने देखा है कि मेरे पापा स्कूटर पर, चेतक उस वक्त होता था, वो सुबह की शिफ्ट करते थे ताकि माँ जब आए तो उनको, वो पीएचडी कर रही थी इधर, टॉक्सिसिटी का लेवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर कितना होता है पानी में, ये सब्जेक्ट था उनका। तो हिंदुस्तान जिंक से मान लीजिए टॉक्सिसिटी अगर निकलती है तो वो कितना दूर तक जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर वो कितना इफेक्ट डालती है। दैट वाज व्हाट शी वाज सपोज्ड टू फिगर आउट। तो दूर दूर जाकर वो पानी कलेक्ट करते थे। एंड आई रिमेम्बर माय फादर यूज्ड टू बी विद हर ऑल द टाइम। जब मेरी माँ पीएचडी करके आई और जब थीसिस उनके हाथ में थी, तो माय फादर वाज सिटिंग एंड शी केम, और उन्होंने वो थीसिस मेरे पापा के कदमों में रख ली। And she cried. And she cried. And she said, अगर तुम नहीं होते तो ये मुझे ना मिलता, मैं डॉक्टर फातिमा लियाकत कभी ना बन पाती। दिल से निकली हुई मोहब्बत थी। या सो मैंने वो परवरिश देखी है। तो जिसके पिता ने अपनी बीवी को एकदम जिद करके, मैं उस घर से आती हूँ जहाँ पर सच्चाई, जहाँ पर संघर्ष और जहां पर साहस, ये 3 चीजें घर की एकदम नींव में थी। तो मुश्किल इसलिए नहीं था। बाकी बाहर की लड़ाई, एक बार आप घर अंदर से परिपक्व हो जाते हैं तो बाहर की लड़ाई फिर छोटी लगने लगती है।
तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर इतना सपोर्टिव माहौल था घर में, तो आपका मुंबई जाना बहुत आसान रहा होगा। लेकिन जब मुंबई से आपने दिल्ली का रुख किया होगा, तो कोई अड़चन आई थी? तब लगा था एक बार को रूबिका लियाकत एज अ यंग गर्ल, उसने उसने ये सोचा कि क्या विल आई बी एबल टू मेक इट बिग? मेरे जहन में बस एक ही चीज था कि मुझे वो फूल वाली महिला बनना है, सलमा सुल्ताना। सलमा सुल्तान। मैं बहुत दफा ये बात कह चुकी हूँ, लेकिन माँ, दादी, पापा और चाचा, ये 4 लोग बैठकर टीवी देखते थे, और टीवी पर एक महिला आती थी जिसके कान के पीछे फूल लगा रहता था। तो मुझे लगता था कि ये चारों इनको क्यों सुनते हैं। अच्छा। भाई, मेरी दादी खुदा के मामले में उनसे बेहतर कोई नहीं, वो कुरान ऐसे रट चुकी थी जैसे सबसे बड़ी हाफिज हो। माय फादर बैट और बल्ले के उस्ताद, रणजी सेलेक्टर थे। माय मदर अ साइंटिस्ट, डिस्कवर्ड स्पीशीज। तो मुझे लगता था ये 3 तो मैं नहीं बनूंगी, मुझे तो वो बनना है जिसको ये 3 सुन रहे हैं। अच्छा। और वो जहन में कहीं पीछे था कि मुझे ये बनना है। मुंबई में जब मैं मास्टर्स की ये बैचलर ऑफ मास मीडिया करने के लिए गई थी, आपने कहा ना छोटा शहर, तो जब मुंबई गई थी मुझे लगा था मुंबई अब आ गई हूँ, अब जिंदगी आसान है। यू वोंट बिलीव, मुंबई में उन सबको, मेरे जो साथी स्टूडेंट्स थे, उनको ये लगता था कि इसकी माँ का ऊंचा घाघरा होता होगा और वो कंधे पर मटका लेकर और घर में पानी लाती होगी। हाँ, क्योंकि वो स्टीरियोटाइप था वो राजस्थान हाँ, का। वो ऐसे ही था। मतलब राजस्थान में मेरी माँ डॉक्टर हो सकती है, साइंटिस्ट हो सकती है, मेरे वो तमाम दोस्त कॉलेज के, उनको तो यकीन ही नहीं होता था कि हम लोग झोपड़ी में रहते होंगे। अच्छा। भाई, राजस्थान में रेगिस्तान, ऊंट से आते जाते होंगे, सोचिए आप। मतलब अच्छा। ये मैं 2002-3 की बात कर रही हूँ। ये मुझे कुछ अलग नहीं लग रहा है, क्योंकि जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आई थी पढ़ने के लिए, तो लोग मुझसे पूछते थे झारखंड से हो तो क्या वहाँ जंगल है? लोग कहते थे कि स्टूडेंट्स मतलब साथ के अपने कह रहे होते थे क्या लोग वहाँ पत्ते पहनकर चलते हैं? मैंने कहा मैं पत्ते पहनकर चल रही हूँ क्या, देखो। तो ये स्टीरियोटाइप्स होते हैं, हाँ, महानगरों में ज्यादा। इनफैक्ट मुझे याद है जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैंने कहा टाटा नगर, जहाँ पे सबसे पहले इस्पात बनना शुरू हुआ था। तो लोगों ने कहा कि अच्छा ये तो शायद साउथ इंडिया है। मैंने कहा ज्योग्राफी आपकी खराब है या आपने पढ़ाई नहीं की कॉलेज स्कूल में कि आप ये कह रहे हैं? सो आई कैन टोटली रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग। सो दैट वाज देयर। लेकिन आप देखिए, ये मुझे कभी इस बात की शर्म नहीं थी। मेरा एक्सेंट ना, वो राजस्थान का एक खालिस एक्सेंट होता है। आई वॉन्ट टू डू इट, यू नो। तो उस वक्त मेरा एक्सेंट एकदम खालिस राजस्थानी एक्सेंट होता था। अंग्रेजी बोलने में, जबकि मैं कॉन्वेंट स्कूल की थी, पर बॉम्बे था उस वक्त, मुंबई। तो वो संघर्ष बड़े थे। 36 सब्जेक्ट थे 3 साल में हमें पढ़ने थे। अच्छा। बट I don't remember a single subject that I kind of learned. मुझे कोई पन्ना याद नहीं, कोई किताब याद नहीं है, लेकिन मुझे 3600 पर्सनैलिटीज याद है जिन्होंने मुझे बहुत चीजें सिखाई। हार्ड वे जरूर सिखाई, लेकिन सिखाई। और उसने मुझे तैयार कर लिया था मुंबई के लिए, माफ कीजिएगा, दिल्ली के लिए। मैंने मेरा कोर्स जैसे ही खत्म हुआ, मुझे ये मालूम था कि जहां से चैनल चलते हैं मुझे वहीं जाना है। तो चैनल कहाँ से चलते हैं? कि दिल्ली से चलते हैं, तो मुझे दिल्ली ही जाना है, मैं और कहीं नहीं जाऊंगी। और दिल्ली आकर क्या संघर्ष था ये पक्का आप जब आई होंगी और जब आप फेस टू फेस हुई होंगी अपने प्रोफेशनल फील्ड से, तो डर लगा, निराशा हुई, या लगा शायद आई विल मेक इट? अब नर्वस तो मैं आज भी होती हूँ प्रिया। मतलब जैसे ही आप कह देंगे कि ऑन एयर और काउंटडाउन जब शुरू होता है, तो मुझे पता नहीं होता, मैं ब्लैंक होती हूँ। मुझे आज भी वो मेरा दिल जोर जोर से धक 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 कर रहा होता है, और वो डे 1 पे भी था। लेकिन जब मैं दिल्ली आई और मुझे इंटरव्यू देना था, पता नहीं ये क्या मेरा
माइक से या कैमरा से रिश्ता है। ये जैसे वो रोमांटिक फिल्मों में नहीं कहता है कि मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल निभाता कोई। तो मुझे लगता है कि कैमरा और माइक का कोई रिश्ता है बहुत जन्मों जन्मों पुराना। तो जैसे ही कहा कि आप बस माइक दे दो मुझे, कैमरा और बस कैमरा ऑन अ रोल, बस सो रूबिका लियाकत वाज ऑन अ रोल। सो वो जब इंटरव्यू हो रहा था मेरा, तो मुझसे 7-8 लोग बैठे हुए थे। अच्छा। तो उस जमाने में तो एंकर्स का बड़ा ऐसे रौला हुआ करता था। अच्छा। कि उनको खत आते थे बोरे भर भर के कि हमने फला आपके फैन हैं। और ओके। जी न्यूज़ का एक बड़ा नाम था, इंडिया टीवी जो है वो उस वक्त खूब चलता था, रजत जी के साथ सुधीर जी देन अलग हुए और इंडिया लाइव इंडिया में आए थे। तो मैं लाइव इंडिया के लिए इंटरव्यू देने गई थी। अच्छा। वहाँ 7-8 लोग बैठे हुए थे और मुझसे अंग्रेजी में सवाल पूछे जा रहे थे। What is it that you want to become? What do you think about this industry? What are your hobbies? और मैं उन सब का जवाब हिंदी में दे रही थी। अच्छा। तो मेरा प्रोफाइल ऐसे उठाया गया और उसमें कहा गया, It says you're well versed with English. Is it? तो अब तक मैं हिंदी में जवाब दे रही थी। फिर मैंने कहा, I am very well versed with English, but I thought you would want to know my हिंदी स्पीकिंग स्किल्स, क्योंकि मुझे लगा है मैं एक हिंदी चैनल के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ, तो आप अंग्रेजी से ज़्यादा मेरी हिंदी जानना चाहेंगे। एंड देयर इट वाज। उनको लगा ये क्या है, ये कौन है। तो फिर उन्होंने और सवाल मुझसे करना शुरू किया। उनका कि कुछ सवाल पूछे, अब नाउ लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू, कुछ ऐसे सवाल पूछे जनरल नॉलेज के। उस वक्त मैं 2007 की बात आपको बता रही हूँ। बच्ची रही होंगी। लेकिन आपने अपनी बेबाकी का प्रमाण तो पहले दे दिया था। मतलब वो sticking to your लेकिन conviction. वो जो कुछ उन्होंने सवाल पूछे उनके जवाब मैं नहीं दे पाई। अच्छा। तो उन्होंने कहा, ये तो आपको आता नहीं है। अच्छा। इस पर आपका हाथ थोड़ा कच्चा टाइट है, कच्चा है। तो मैंने उसका फिर सब मैं कर लूंगी तो रिसर्च वाला क्या करेगा सर। तो उनको लगा कि हाजिर जवाब है ये लड़की। तो उनका, अच्छा तुम करना क्या चाहती हो, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू बिकम। तो मैंने कहा, सर मैं जीना चाहती हूँ चैनल को, मैं सब करना चाहती हूँ, लेकिन अंततः मैं इस चैनल का चेहरा बनना चाहती हूँ। That was, I guess, too audacious, ना? तो सोचिए मेरा दूसरा तीसरा इंटरव्यू, नौकरी तो अभी लगी नहीं है। हाँ। 2 इंटरव्यू हो चुके थे, लेकिन वहां पे इंटर्न और आप चेहरों के सामने ये बोल रही हैं। अरे बड़े कि चेहरे मैं चेहरा थे। बनना चाहती हूँ। मैं चेहरा बनना चाहती हूँ। तो अब उनके चेहरे पर एक ऐसी वाली मुस्कान आ गई कि अच्छा भाई, बड़े सिक्सर लगाने की कोशिश हो रही है, नई आई है। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही, मतलब हर किसी को बनना होता है, जो इस कमरे में आता है उसको एंकर बनना होता है। तो मैं फिर आतुरता अपनी दिखाते हुए बोली कि आप कैमरा लाइए और मैं आपको बता देती हूँ कि मैं एंकर बन सकती हूँ। तो उन्होंने, जो मेरा प्रोफाइल था, जो मेरा सीवी था, उन्होंने मेरी तरफ ऐसे किया। अच्छा। और उन्होंने कहा कि अच्छा भाई चलो, आपको मौका दिया, इसकी खबर बनाओ। और कैमरा रोल हो रहा है। एंड उस वक्त उस जमाने की टीवी देखते थे वो ये बात जानेंगे, उस जितने भी बड़े एंकर होते थे वो एक सफेद रंग का जो A4 साइज का पेपर होता था उसको ऐसे रोल करके और हाथ में ऐसे रख के और पढ़ा करते थे और फिर ऐसे ऐसे मार के बात करते थे। ये उस वक्त की अदा होती थी। तो मैंने उससे रोल किया, उसका पहला पैरा देखा, उसे रोल किया और फिर मैंने कहा, नमस्कार, मैं हूँ रूबिका लियाकत और इस वक्त आप देख रहे हैं लाइव इंडिया और एक बड़ी खबर आ रही है छोटे से शहर उदयपुर से, जहां की एक लड़की रूबिका लियाकत ने दी है एक बड़ी खबर। उसने कहा है वो बनना चाहती है लाइव इंडिया का चेहरा।
ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे, मैं वरिष्ठ नहीं बोल पाई, वशिष्ठ सहयोगी सुधीर चौधरी का। सुधीर जी सर, बैठो बैठो बैठो। गुड डेमो, लेकिन गड़बड़ हो गई थोड़ी। हाँ मतलब मैं थोड़ा सा हूँ, लेकिन आई वाज ऑल रेडी। तो कहा बैठो बैठो बैठो। और फिर 2-4 और बातें हुई, एंड जब मैं दरवाजे से बाहर निकली तो मेरे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने फोन किया और उन्होंने कहा कि मेरा एक जगह हो चुका था। अच्छा। और ज्यादा सैलरी में हुआ था, पर नॉट एज एन एंकर। ओके। सो आई वाज ऑन द असाइनमेंट डेस्क वहां पर, कि भाई ट्रेनी असाइनमेंट पर ये रहेगी। अच्छा। बड़ा चैनल था वो। तो मेरे डायरेक्टर ने मुझे फोन किया इंस्टीट्यूट के, उनका तुम्हारा दिमाग खराब है। तो मैंने कहा सर क्या हो गया, क्या किया है तुमने वहां पर? तो मैंने कहा सर मैंने कुछ भी नहीं किया, अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने कुछ ज्यादा कह दिया, मैंने किसी को हर्ट कर दिया, जिससे इतने बड़े चेहरे वहां पर मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि नाउ दे वांट यू एज एन एंकर इन देयर चैनल, एंड आई वाज लाइक जी जी। तो मतलब सोचिए, मैं वो उस वक्त ट्रेनी और इंटर्न्स के लिए चैनल में हमारा इंटरव्यू हो रहा था। हाँ। और वो कह रहे उन्होंने तुम्हें एंकर के लिए सेलेक्ट कर दिया है, और ये कोई गुंजाइश नहीं है, मैं तुम्हें आधे घंटे का वक्त देता हूँ, सोच के बता दूं। अब जहां मेरी नौकरी लग गई थी, पक्की हो गई थी, वहां मुझे 15,000 रुपए मिल रहे थे। अच्छा। पहली सैलरी। ओके। और यहाँ मुझे 5,000 रुपए दे रहे थे। तो अब मेरे डायरेक्टर की दुविधा ये है कि भाई अच्छा खासा ऑफर था, उसको ठुकरा के अब यहाँ पर ये वो कर रहे हैं, एंकर के लिए ट्राई कर रही है। नहीं मतलब उन्होंने चुन लिया है, अब देयर इज नो इफ एंड बट। और डायरेक्टर और चैनल, ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूट के बीच में बातचीत होती है ना कि भाई हमारे 5 बच्चे आपके यहाँ आएंगे, हमारे 7 बच्चे आपके यहाँ पर आएंगे। तो उन्होंने फोन किया होगा कि ये लड़की ठीक है भाई, इसको हम लेंगे। सो ही वाज अपसेट विद द फैक्ट कि भाई वहां तुमको जाना था, अब यहाँ तुम मुझे आधे घंटे में बताओ कि इंस्टीट्यूट तो दिखाएगा कि कम में लगी है कहीं। हाँ बताओ, मतलब 10,000 का नुकसान हो रहा है। नुकसान हो गया। हाँ। और मुझे ये था कि अब क्या करें। हाँ। लेकिन मुझे तो एंकर ही बनना था, वो तो फूल वाला मेरे तो जहन में था, सपना है। तो अब 10,000 का होगा भाई, देखा जाएगा। और नमस्कार, मैं हूँ रुपए का लियाकत, अगर बोलने को मिल रहा है तो जाने दो 10,000 को। तो आधे घंटे बाद मैंने पापा वगैरह सबसे बात की। अब वो भी मुझे देख रहे हैं, वो भी कश्मकश में कि ये क्या है। तो फिर बोले कि जो तुम्हारा दिल करता है कह दो। तो मैंने नहीं सोचा कि 5,000 और 10,000, वो तो बाद में पता पड़ा कि 15,000 छोड़ना क्या होता है। हाँ, ये तो मुश्किलें जो होंगी दिल्ली के रहने की, वो सब। लेकिन ये था कि दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। लेकिन सपने के और तो आपने एक कदम बढ़ा ही दिया था, और बहुत सॉलिड कदम। पर आप सोचिए ना, आप कोई कहता है कि ये कैसा संघर्ष हुआ, कोई कह सकता है ये तो मूवी की तरह, मतलब इट लुक्स एज इफ एवरीथिंग वाज स्क्रिप्टेड। लेकिन मेरी चाहत ऐसी थी, वो शाहरुख खान का डायलॉग नहीं है कि किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात उसे। तो सोचिए, मैं 8 साल की थी तब से, मेरी शिद्दत इतनी थी कि ऊपर वाले ने भी कहा कि ले, पहले ही अटेम्प्ट में यही लो। मतलब 10,000 के नुकसान पे, पर ठीक है। हाँ, वो कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट शायद करना पड़ेगा। So this is how it started. But how difficult was it to sustain in the industry? Because all that we get to know is कि women को easy beats दिए जाते हैं। एंटरटेनमेंट हो गया, क्राइम अगर वो मांगेगी तो कहेंगे नहीं क्राइम तुम नहीं संभाल सकती, पॉलिटिक्स तो नहीं पॉलिटिक्स भी रहने दो, अभी थोड़ा सा समय है। इजी बीट्स दिए जाते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं, जहाँ ग्लैमरस दिखना होता है और सब। लेकिन जो इंडस्ट्री में, जर्नलिज्म की इंडस्ट्री में जो मायने रखते हैं, जिससे आप बड़ा नाम बनेंगे, वो आसानी से दिए नहीं जाते। कभी नहीं ये हो गया। एब्सोल्युटली राइट। ऐसे एडिटर बहुत कम होते हैं जो कहते हैं कि आपको कन्विक्शन है कर लो। और जिस दौर में मैं आई थी, उस दौर में तो महिलाएं बहुत कम होती थी, और जो होती थी, जैसे मैं कह रही हूँ कि सलमा सुल्तान जो थी, तो उनका आप दायरा देखिए, बिल्कुल एकदम पॉइज्ड, बिल्कुल। और उन्हें आना है और उन्हें अपनी लाइनें कहनी है और समाचार बताना है और चले जाना है।
एंकर बनना तो बहुत ही बड़ी बात थी उस वक्त, लेकिन उस वक्त पता नहीं एडिटर्स के दिमाग में क्या चलता था, और उसमें महिलाएं भी शामिल थी प्रिया, मतलब सोच में कि अगर ये लड़की चुलबुली है, आउटस्पोकन है, अच्छा, अच्छी दिख रही है, अच्छा पहन रही है, तो इसमें समझ नहीं होगी, इसमें वजन नहीं होगा, स्टीरियोटाइपिंग टिपिकल। हाँ, तो फिर इनको क्या दिया जाए कि ऐसा करो इसे सिटी बीट दे दो, हाँ हाँ, ऐसा करो इसे एंटरटेनमेंट, मतलब अरे ये, और मैं तो लड़ती थी हमेशा, नहीं मैं भी जाऊंगी। अच्छा मान लीजिए मुझे प्राइमरी तौर पर अगर नहीं मिलता वो, एंकरिंग कितने, 2 घंटे की, 3 घंटे की, 4 घंटे, अब ड्यूटी तो आपकी 8 घंटे की है ना, तो फिर बाकी में क्या करना है, मैं डेस्क पर बैठने वाली तो थी नहीं, कर नहीं सकती थी, तो फिर मैं क्या करती थी, बाकी रिपोर्टर्स के साथ लपक लेती थी। अच्छा, काम सीखना नहीं, आसान नहीं है, आपको कोई आप पर क्यों भरोसा करेगा, करके दिखाना होगा ना भरोसा करने के लिए, और आपको वो शिद्दत दिखानी होगी ना। बिल्कुल। अभी मैं उनके घर से तो आई नहीं हूँ कि अच्छा अभी इसे लग रहा है तो चलो दे दो, नहीं। सो वो मुझे याद है, और वो सारे मेरे जो आज भी रिपोर्टर्स जमीन पर मिलते हैं, मैं आज भी अदब से उनको सलाम करती हूँ, और मुझे याद है मैं सिर्फ ये कहती थी मैं आपका माइक पकड़ लूंगी, अच्छा, तो मैं आपका ट्राइपॉड पकड़ लूंगी, मुझे भी चलना है, मुझे भी देखना है। तो वो हंसते थे, बोलते थे अरे घर जाओ, तो ये नहीं नहीं मुझे ऐसे ही आपके साथ चलना है, जस्ट टू गेट द फील ऑफ ग्राउंड जीरो का रिपोर्टिंग। सो रूबिका लियाकत जो आज एक बहुत बड़ा सितारा है जर्नलिज्म की दुनिया में, उसने कभी माइक भी पकड़ा था, उसने ऐसे ही शुरुआत की थी। बिल्कुल, और मैं बड़ा फक्र महसूस करती थी, मतलब ट्राइपॉड पकड़ कर ऐसे चलती थी कि देखो मेरे कंधे पर ट्राइपॉड है। और आज भी प्रिया, जब मैं अपने कैमरा पर्सन के साथ होती हूँ, यहाँ पर मेरे कैमरा दादा सब बैठे हुए हैं, ये आप तो मोनोपॉड आ गया है, सर को पता होगा एक जमाने में ट्राइपॉड का वजन हुआ करता था, और कैमरा पर्सन को कैमरा भी पकड़ना है, ट्राइपॉड भी पकड़ना है, उस वक्त तो लाइट भी साथ में लेकर जाते, वो जो माउंटेन लाइट होती है वो नहीं होती थी, माउंट लाइट जिसे कहते हैं, वो भारी सी एक फ्लैश लाइट टाइप की, अब तो बहुत हल्के हल्के सामान है, वो सब एक कैमरा पर्सन ऐसे खुलता था जो। एब्सोल्युटली। लेकिन जो बड़े रिपोर्टर्स होते थे, मैंने अक्सर देखा है वो अपना ट्राइपॉड जरूर पकड़ते थे, तो मैंने उनसे सीखा। सो आई वुड कैरी द ट्राइपॉड हैप्पीली लाइक अ बैज ऑफ ऑनर, और उसमें सामने वाला जब देखता है ना कि आप तैयार हैं मेहनत के लिए, आप जलने के लिए तैयार है, तो आपको वो मना नहीं कर पाए, कितना मना कर पाएगा। तो आपकी जर्नी हमेशा से अपहिल रही, या कभी ऐसा भी आया कि डाउनहिल आपको लगा? पर्सनल फ्रंट पे भी, अगर प्रोफेशनल नहीं हो रहा था, कभी लगा कि पर्सनल फ्रंट पे इतना जॉल्ट आ गया कि शायद ये अपहिल टास्क अब नीचे हो रहा है, कभी ऐसा? Every day is a fight. When कोविड के टाइम पर जब माँ पेनक्रेटाइटिस से she was मतलब वो कोविड का टाइम था और किसी को पता ही नहीं चल पाया था कि हो क्या, किसी को भी नहीं मालूम था ना। एंड my mother was 62 but her biological health was of a 45-year-old woman. एक्टिव एंड वेरी एक्टिव, एंड मतलब उनको मैंने कभी उनको डॉक्टर के पास जाते हुए भी नहीं देखा है, और बड़ा सात्विक जीवन जीने वाली थी वो। और कोविड के टाइम पर पैनक्रेटाइटिस, यही रमजान के महीने चल रहे थे, और मैं एकदम ब्लैंक हो गई थी, मुझे लगा था नाउ नथिंग इज, मतलब व्हेन द एंटायर यूनिवर्स ऑफ योर्स कोलैप्सेस, यू नो, तब आपको लगता है अब क्या है जीवन में। लेकिन माँ को इधर दफनाया गया और उधर पापा ने कहा कि अब लौट जाओ, तो मैं उनको देख रही हूँ एकदम, मैंने कहा आप ये ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो उन्होंने कहा तुम्हारी माँ ये नहीं पसंद करेगी कि तुम जो है लुट पिट कर और बैठ जाओ, you will have to keep walking, she wouldn't like all this, और you have to carry her name forward, you have to move. And I remember, मतलब माँ का 10वां था, हमारे यहाँ पे 13वीं नहीं, हमारे यहाँ 10वां होता है। अच्छा, तो he said you start your anchoring, and I remember नीचे सब वो कुरान ख्वानी और दुआएं हो रही है,
and I was doing my show. And I don't उसी know, दिन? हाँ, जब 10वां हो रहा था. And I think I felt peace when I was doing it. लेकिन वो जो 10 दिन का गैप था, तब मैं कंप्लीट डार्कनेस में, मुझे नहीं समझ में आया, बिकॉज कोविड के टाइम पर आप इतनी आई वॉज क्वेश्चनिंग गॉड, you know, why would you do such a thing in a pious month like this? What wrong has happened? This was 2021. Yes. Okay. Having lost a mother here as well in 2021, मैं आपके दर्द से बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ कि वो Yeah. क्या दर्द होता है. It somehow just is something जो हम बोल भी नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते, उसे किसी तरीके से नहीं बोला जा सकता. And it's so painful. और But I'm sure वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में कहीं, या रूबिका लियाकत was strong enough to keep that at bay. नहीं, फिर मैं, listen, I haven't got the closure yet, Priya. I'm still searching for that closure. Yes. लेकिन तो माँ को गए अब 4 साल हो जाएंगे, बट मैंने आज तक उस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया. All I can say is she's gone. And that itself is a very painful thing. Yeah, I mean, मैं बाकी चीजें जो कहते हैं, मैं आज तक मेरी माँ से उसको जोड़ नहीं पाई हूँ. I am sure you understand. मतलब लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि इंतकाल हो गया, डेथ हो गई, मौत हो गई. मैं आज तक ये कह नहीं पाई. नहीं, मैं नहीं कह पाई. And Yeah, it's difficult, I believe, to, ये मैं कह रही हूँ ना, बहुत मुश्किल है बता पाना, क्योंकि इतने मिक्स ऑफ फीलिंग्स आती हैं, ये दिल मानने को यकीन नहीं होता. बट इसी बात से मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके लाइफ में हमारी माएँ इतना स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती हैं, वो भी इतनी कोमलता से. सो दे आर बोथ मिक्स ऑफ द सॉफ्टनेस जो हर एक इंसान इमोशंस में चाहता है. मेरी माँ और- कोमल नहीं थी यार. मेरी माँ हाँ, वो पीटती भी है एक हाथ से, लेकिन दूसरा हाथ बहुत ही मारती प्यार भी करती नहीं थी, पर वो कोमल तो नहीं थी. 200 लोग उनके अंडर में काम करते थे, वो बहुत मतलब दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, यू नो. तो हमारी माएँ बहुत स्ट्रॉन्ग भी होती हैं, और एक तरीके हाँ, से मजाकिया कोमल थी. माँ जैसे होती हैं, वो भी होती हैं, वो दोनों मिक्स होती हैं. मेरे साथ तो और- पता है प्रिया क्या हाँ. था, अगर मैं ये कह देती कि मुझे जुकाम हुआ है, हाँ. तो 2 और झापट पड़ती थी. अच्छा, स्ट्रिक्ट मदर. हाँ, जुकाम कैसे हो गया तुम्हें? उठो काम करो. हाँ, मतलब कैसे हो गया तुम्हें जुकाम? तो मुझे टफ लव मिला है. Okay. तो माय मदर ऑल्सो एंड माय फादर ऑल्सो, कि रूबा कहते हैं मुझे प्यार से. अच्छा. तो मुझे रूबा को तो नहीं, तुमको कैसे हो गया है, कैसे? तो मुझे ऐसा वाला प्यार मिला. किसी दिन बहुत मोहब्बत में अगर पूछ लेते कि अरे मेरी बेटी खाना खाया, तो मुझे ऐसा लगता था कि सब ठीक तो है, ये हाँ. क्या मतलब ऐसे कैसे बात कर रहे हैं मेरे व्हाट साथ? इज कमिंग नेक्स्ट इसके बाद? हाँ, कि मतलब इतने अच्छे से क्यों ऐसा बात ऐसा कर रहे क्या हैं? हो गया? आई वाज अ वेरी नॉटी बच्चा. Okay. बहुत नॉटी थी मैं. तो बट व्हेन इट कम्स टू ममा, तो अब ये हुआ कि क्या मतलब वो चली गई, इसको कैसे क्या, तो मैंने आत्मसात कर लिया. अब माँ मुझ में है. सो दैट वुमन इज मी नाउ. क्या? मेरी हरकतें भी मेरी माँ जैसी होगी अब तो. माय फादर लुक्स एट मी एंड सेड, ये क्या है, दूसरा कॉपी छोड़ गई है वो. सो दिस इज हाउ इट इज बिकम. सो अब मुझे थोड़ा मुस्कान भी आ जाती है सोच के कि अच्छा दे मम्मी यार, क्या मुझे मम्मी बना गई आप. So, see, now is the time when the entire world is celebrating Women's Day. तो मैं बस वही कहना चाहती हूँ कि जो हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हमने एक्चुअली अपनी सशक्त माँओं को देखा है, चाहे वो सशक्तिकरण किसी भी रूप में हो सकता है. एक माँ जो PhD है, और उस डिग्री का वो इस्तेमाल अपने नौकरी में कर रही है, अपने नॉलेज में डिस्बर्समेंट कर रही है, तो उसमें इस्तेमाल कर रही है. कोई माँ है, शायद वो हाउस होल्डर है, वो अपने घर में वो घर चला रही है, तो अच्छे तरीके से घर चला रही है, वो उसमें सशक्त है. कोई महिला कहीं और जाकर काम कर रही है. हमने अपनी माँओं को हमेशा उस रूप में देखा है जहाँ पे उन्हें कमज़ोर होते नहीं देखा. शायद वो कमज़ोर पड़ी भी है अपने जीवन में कई सारे कारणों से, तो उन्होंने हमें हमेशा ढाढ़स बंधाया है. सो आज
जो जो एम्पावरमेंट की बात हो रही है, वुड यू हैव एनी आइडियाज ऑन दैट? मतलब आप कुछ कहना चाहती हैं उस एम्पावरमेंट को लेकर? आपको लगता है कि एक्सटर्नल एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, या हमें शायद एम्पावरमेंट को दूसरे तरीके से देखने की ज़रूरत है? मतलब ये तो मैं मानती हूँ कि एम्पावरमेंट के लिए आप एनेबलिंग फैक्टर्स ज़रूर प्रदान करते हैं महिलाओं को, जिससे वो एनेबल्ड हो पाए कि वो अपने उन पुरानी बेड़ियों को तोड़कर आगे आ सके। लेकिन अगर हम एम्पावरमेंट को उस तरीके से देखें जहां हम उनकी तरफ हाथ ही बढ़ाएंगे और उनका हाथ पकड़कर खींचकर लेकर आएंगे, मुझे नहीं लगता है कि महिलाएं इतनी बेबस हैं शायद, जहां उनका हाथ पकड़कर उनको खींचकर उठाकर लेकर आने की। क्योंकि एंटायर एम्पावरमेंट डिस्कशन मुझे लगता है सेंटर्स अराउंड दैट, कहीं ना कहीं उस तरीके से उसकी आवाज आती है मुझे। मतलब इतना बेबसी नहीं है, मुझे लगता है इतनी बेबसी नहीं है, हमें बस एक दूसरे का हाथ थामने की जरूरत है। नो, यू एब्सोल्युटली राइट। हमने अपने रोल मॉडल गलत चुन लिए बीच में। ये देश माँ दुर्गा का है, यहाँ सरस्वती है, आप यहाँ लक्ष्मी है, लक्ष्मीबाई है, सावित्रीबाई है, अहिल्याबाई है। ये वो देश है जहां आप पग पग पर इतनी स्ट्रॉन्ग विमेन देखी, लेकिन कितनों ने उनको आदर्श बनाया। आज की जनरेशन से पूछना होगा कि आपके आदर्श कौन है? कोई पॉप स्टार? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो कमतर है किसी माने में, लेकिन जब आपको एक देश की आइडेंटिटी को वापस पाना है तो उसकी जड़ों में तो जाना होगा ना। माँ दुर्गा आपकी आइडल क्यों नहीं हो सकती है? मुझे कहीं मैं सुन रही थी किसी टॉक को, तो वहाँ किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि रानी ऑफ झांसी एक ऐसा एग्जाम्पल है, ऐसा जीवंत उदाहरण की तरह, जहाँ उनके हाथ में तलवार है और पीछे एक बच्चा। तो शी इज केपेबल ऑफ बोथ एंड एट द सेम टाइम। ये नहीं है कि तलवार रखेगी वो महिला और तब वो बच्चे को उठाएगी, वो एक ही वक्त में कई काम करने के काबिल है। सो शी इज समवन who's extremely talented, who's someone who can manage everything. So उसको कोई एक महिला या एक अवतार में नहीं होना है, वो कई अवतार एक साथ जी सकती है शायद। Absolutely. And look at our goddesses. Absolutely, देवियों yes. को देखिए। हाँ, वो हाथ में मैं आज भी जब कभी सोचती हूँ तो मैं एकदम, मतलब मेरा रोम ऐसे सोची, माँ काली वो नरसंहार करते हुए आगे बढ़ रही थी, और सोचिए जब शिवजी लेट गए और उनके अंदर की जो स्त्री बाहर निकली, उन्होंने जुबान बाहर निकाली, और that she is capable of both, of being at the same time. At the same time. तो आपको तो अपने रोल मॉडल्स जो हैं वो आपको सही चुनने होंगे। और जब मैं जब कभी भी स्टूडियो में होती हूँ और कभी ऐसा होता है कि लोग कहते हैं अरे बाप रे, आप जो हैं एकदम, आपने ऐसा लग रहा था रक्त रंजित कर देंगी आप अपने शब्दों से, तो मैं अक्सर ये कहती हूँ कि सच में कई बार ऐसा होता है कि जब कुछ गलत हो रहा होता है या कोई आकर और इस तरीके की झूठी बातें कर रहा होता है, तो ऐसा लगता है साक्षात माँ चंडी जो है आशीर्वाद दे रही है और कह रही है कि शब्दों से एकदम कर दो रक्त रंजित और इनको बता दो कि ये क्या कर रहे हैं। पर उसके लिए आपको ये देखिए, हमारे यहाँ पर महिलाओं को ऐसे ही नहीं पूजा जाता है। आप मुझे कोई एक देश बता दीजिए, दुनिया का एक देश बता दीजिए जहां पर 9 दिन तक नतमस्तक हो रहे हो आप माँ के दरबार में जाकर। कोई एक देश मुझे बता दीजिए, कोई एक ऐसा धर्म मुझे बता दीजिए। तो ये तो परंपरा है यहाँ की। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि औरतों के साथ यहाँ अन्याय नहीं हो रहा है, उनका चरित्र हनन नहीं हो रहा है, रेप्स नहीं हो रहे हैं, उनके साथ क्राइम नहीं हो रहा है, सब हो रहा है। लेकिन एक प्रेरणा है अच्छा बनने की, और चीजें बदल रही हैं। थिंग्स आर चेंजिंग। एक टाइम था जब यहाँ पर ब्रेस्ट टैक्स लगता था। प्रिया, ये वही देश है जहां पर सती प्रथा थी। लेकिन हम कितने किस्मत वाले लोग हैं कि हम उस धरती पर हैं कि जहां जब जो बुरा हुआ
वो अच्छाई में तब्दील, उसे वहीं रोक दिया गया। यस। और हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हम कहां से कहां तक चलकर आ गए हैं कि आज जिस राजधानी में हम बैठे हैं वहां की एक मुख्यमंत्री महिला है, यहाँ की जो पहली नागरिक है वो एक महिला है और आदिवासी है। आज जब देश का बजट पढ़ती है तो वो एक महिला है। सुषमा जी जब थी तब विदेश मंत्रालय संभाल रही थी। कितना गर्व होता है कि महिलाएं अब एकदम कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। और ये क्या लड़ाई है कि नहीं अब हमको आगे बढ़ना है। मैं कहती हूं कि जब आप घर में होते हैं ना, ये घर है हमारा, हिंदुस्तान भारत घर है हमारा। कभी कोई बड़ा मर्द आगे चल ले और आप पीछे चल लें तो इसमें बुराई नहीं होनी चाहिए। कभी आप पीछे आप आगे चल लें और वो आपके पीछे चल ले, मतलब ये लचीलापन होना चाहिए। इट इज एम्पावरमेंट ऑफ वन सेल्फ। ये क्या एम्पावरमेंट है कि नहीं मैं ही मैं नहीं है। हाँ, कंपटीशन नहीं, मैं ही मैं हूं और जो है मर्दों का कोई उनकी कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आपके घर के किस्से देख लें तो आपके इट वाज योर फादर। एंड व्हाट इज दिस कंपटीशन विद मेन? मुझे वो मेरी माँ ने मुझे पता है प्रिया क्या बताया। फिर मैं इस चीज को रिपीट कर रही हूँ और मैं तब तक रिपीट करूंगी जब तक एक एक महिला के दिमाग में ये बात नहीं चली जाती, और खासकर ये हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में है। मैं जब इंडस्ट्री में एंटर कर रही थी उससे पहले उन्होंने एक टॉक हुई थी हमारी, हार्ट टू हार्ट टॉक। उन्होंने मुझसे कहा कि जुबान बाहर निकाल अपनी, स्टिक योर टंग आउट। मैंने कहा ये क्या बात कर रही हैं? तो जब उन्होंने जिद की तो मैंने अपनी जुबान बाहर निकाली। अच्छा। एंड देन शी सेड ये तुम हो। तो मैंने कहा ये क्या पहेली बुझानी, मतलब ये तुम हो क्या? तो उन्होंने कहा और ये जो 32 दांत हैं ये मर्द हैं। तो जब तुम बाहर की दुनिया में जा रही हो ये 32 दांत के बीच में नाजुक सी तुम हो, लेकिन ये तुम्हारे किरदार पर निर्भर करता है कि ये तुम्हें चबाकर खत्म कर देंगे कि तुम्हारे रक्षक बनेंगे। ये तुम डिसाइड करोगी। द टंग इज गोइंग टू डिसाइड कि ये तुम्हारे रक्षक बनते हैं या भक्षक बन जाते हैं। लेट द वर्ल्ड नो दैट यू आर लिमिटलेस, बट यू विद इन शुड नो योर लिमिट। ओके। सो मैं हर लड़की को ये बात कहती हूँ कि ये इस चक्कर में मत पड़ो कि मैं मर्दों से बेहतर हूं। खुदा ने तुमको और मर्द को हिसाब से बनाया है। क्या आपने कभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस किया विद इन योर ओन प्रोफेशन? नो पीपल वर काइंड टू यू देन? नो आई वाज हार्श टू देम। ओह ओके। दे वर नॉट काइंड टू मी। अच्छा। कुछ चीजें आपको छीननी पड़ती हैं और जब वो आपको मिल जाती है और फिर आप रोएं विक्टिम कार्ड के नहीं मैं महिला थी और मेरे साथ ऐसा। हाँ, मेरे साथ नहीं हुआ इसका मतलब दूसरों के साथ नहीं हो रहा है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी। हाँ, दूसरों के साथ सच में हो रहा होगा, पर मैंने ऐसा मेरे साथ नहीं होने दिया। आपके वो डिबेट्स में दिख भी रहा होता है मुझे कि अच्छा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है? कैसे होता है मतलब जैसे इजराइल में जब वॉर चल रही थी तब बहुत सारे मेल रिपोर्टर्स थे। आई वॉज ऑल्सो देयर। ओके। यू नो व्हाई आई वॉज देयर? बिकॉज आई आस्क्ड फॉर इट। ओके। कि मुझे भी जाना है। सामने वाला तो ये सोचेगा कि पूछूं, नहीं क्या पता घर में बच्चे हैं, मानेंगे नहीं मानेंगे, घर वालों को मनाना है नहीं। मैंने कहा मुझे जाना है। तो उन्होंने कहा नहीं आपके लिए रिस्की हो जाए। मैंने कहा क्यों, बाकी सबके क्या सुरखा आपके पर लगे हुए हैं, मुझे जाना है। तो बोले घर पे, मैंने कहा वो सब मैं संभाल लूंगी। घर वाले कह रहे हैं हेलो क्या कर रही हैं आप, वहां पे बहुत खतरा है भाई, वो हमास ने किडनैप कर दिए थे। तो मैंने कहा नहीं मुझे तो जाना है, मैं तो जाऊंगी। तो ये घर में बच्चे हैं, तो मैंने कहा बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए कि उनकी माँ कौन है। अच्छा, आपने इतनी सारी डेंजरस रिपोर्टिंग्स की हैं, कई जगह गई हैं। मुझे शायद ये पता चला कि कहीं आप शायद कश्मीर भी गई थी और वहाँ पर
370 को लेकर आप कवर कर रही थी और वहाँ कुछ वाकया हो गया था कुछ। 370 जब कवर करने गई थी तब भी हुआ था, अभी जब लेबनान गई थी तब भी हुआ था। अच्छा, हाउ डू यू हैंडल दैट जब एक हुजूम आ चुका हो लोगों का? और When I आपको was पता in है लेबनान threat, तब मुझे लगा था कि गड़बड़ हो गई है। क्योंकि ये अपने लोग नहीं। हाँ, क्योंकि हिजबुल्लाह है भाई, उसका क्या भरोसा, मार काट दे तो चल जाएगा कि चल खत्म कर दिया, पर यू अंडरस्टैंड, अगर yes. अगर आपको बंदी बना दिया, वहशी लोग, आतंकी मानसिकता के लोग, हाउ आर यू गोइंग टू डील विद दैट? मुझे उस बात का खौफ था। ये जो ट्विटर पे बैठे कुछ गधे कुछ भी लिख ले, इनको थोड़ी पता पड़ता है कि अपने घर में क्या हो रहा है, हम क्या क्या जान की बाजी लगा कर पहुंच रहे हैं। इनको लगता है यहाँ पे ये 240 शब्द लिख लेना सबसे बड़ा इनकलाब है। इसीलिए शायद आप अपने सोशल मीडिया और डिबेट्स दोनों में दोनों साइड के कट्टरपंथ को बहुत बहुत ही मुस्तैदी से डील करती है। कभी ऐसा लगा कि ये थ्रेट कुछ ज्यादा हो गया, या शायद अगर रूबिका लियाकत जैसी ना होती तो मुसीबत होती? क्या किसी और के लिए ऐसी मुसीबत हो सकती है? बिकॉज सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये थ्रेट काफ़ी बढ़ चुके हैं, जहाँ पे रैंडम पीपल जो शायद आप नहीं जानते हैं या कौन है, किसी अनोनिमस हैंडल के पीछे काम कर रहे हैं, रेप थ्रेट्स देकर चले जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि वो एड्रेस निकाल लेते हैं कहीं से, पब्लिकली वो छाप देते हैं। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है प्रिया। मैं जब भारत 24 में थी, एक पूरा हुजूम, मतलब एक सच इंसिडेंट मुझे याद है, पूरा एक हुजूम आया, उसने मेरे वॉचमैन का कॉलर पकड़ा और उसने कहा कि कहाँ है रूबिका लियाकत, बुलाओ उसे। एंड आई वॉज इन द ऑफिस, नोबडी टोल्ड मी। मतलब मेरे चैनल के जो लोग थे, एडमिन के और मैनेजमेंट के, उन्होंने पहले उस पूरी सिचुएशन को निपटाया और उसके बाद मुझे बताया गया। और फिर बात यहाँ तक आ गई थी कि नाउ इट्स टाइम के सिक्योरिटी को लेकर कुछ करना चाहिए। तो मैंने कहा वो इतना बड़ा जब घेरा आ जाएगा ना सिक्योरिटी में, मतलब 2 गनर तो 1 गनर, तो वो सबसे बड़ा, मुझे लगता है वो जनता, जब आम आदमी से आप बात कर रहे होते हैं या जब आप ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करने जाते हैं, तो माइक के साथ जाना है ना। मैं बंदूक के साथ जाऊंगी तो कौन मुझसे बात करेगा, बताइए। So you want to connect to people and then मतलब सोचिए बिल्कुल ऐसे ही सिक्योरिटी भी एक थ्रेट हो जाती है। कनपट्टी पे बंदूक रख के ना, हेलो बताइए आप क्या। तो मुझे देखो, मरना है तो फिर मैं यहाँ से खड़ी हुई, बाय प्रिया शर्मा, बड़ा अच्छा इंटरव्यू था, और वहां मैं अचानक फिसली और खुदा ना खास्ता कुछ हो गया। तो अब खुदा ने जितना लिखा है उतना ही, और जैसा लिखा है, लेकिन जितना मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, वो जिंदा दिली के साथ चाहिए, जिंदा दिली और सच के साथ, बेखौफी के साथ, फिर कुछ अंदर रखना नहीं है। मेरा मसला ऊपर वाले से होगा, फिर जो होगा वहां मैं, ये लोग कहते हैं ना कि कई बार मुझे ऐसे कि तुम्हें जहन्नुम नसीब होगी, कई बार सीधे तौर पर कह रहे, तुम्हें जहन्नुम नसीब होगी, तुम पर लानत है और तुम पर ये फला, और तो मैं उनसे तो मैं बात नहीं करती हूँ, लेकिन ऐसे मन में सोचती हूँ कि अगर गधे तू अगर जन्नत में होगा तो मैं जहन्नुम में ही खुश हूँ। तेरे जैसे अगर ऐसे मतलब हाँ जन्नत में होंगे ऐसी कट्टर सोच वाले, तो भैया मैं खुदा से स्पेशली कहूंगी कि भैया मुझे वहां, आई एम बेटर देयर रादर देन इन जन्नत लुकिंग एट दोस पीपल जो आपको हर बात पर तोलेंगे। ठेकेदारों की अब खैर नहीं। हाँ मतलब तो अब वो देखेंगे फिर। हाँ, और मुझे पूरा यकीन है कि ऊपर अगर ऐसा कोई सिस्टम होगा कि वहां अगर दर्ज किया होगा रजिस्टर में कि रूबिका लियाकत हाजिर हो, हाँ भाई आपने ये किया वो किया, हाँ भाई फला आदमी हाजिर हो, तुमने ये किया वो किया, तो उससे ज्यादा मेरी खुदा जो है 4 तारीफें करेंगे, इसकी तो मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको। आपने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का इंटरव्यू लिया, कभी अपने सपने में सोचा था कि अब सोच सकती है, अब रूबिका लियाकत सोच सकती है, लेकिन क्या वो यंग गर्ल
कभी ये सोचा था कि मैं सलमा सुल्ताना तो बन जाऊंगी, न्यूज रीडिंग तो कर लूंगी, चेहरा तो बन जाऊंगी, लेकिन प्रधानमंत्री का कभी इंटरव्यू लूंगी? नो, दैट्स समथिंग दैट मैं तो उस वक्त 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए मैं जा रही थी। मेरे ख्याल से मुरादाबाद से हम लोग निकले थे एंड वी हैड टू लीव फॉर अनदर सिटी। ओके। 5 से 6 का शो होता था, तो 6 बजे के बाद हम निकले। 7:30 बजे के आसपास मुझे एडिटर का मेरे फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि कहाँ हो? तो मैंने कहा सर अब हम नेक्स्ट उस पे जा रहे हैं। पूरा एक हमारा आइटिनरी बनती है कि भाई 25 दिन हमें इन इलाकों में ये लोकसभा में जाना है, इन इलाकों में शो करना है, इस कैंडिडेट से मिलना है। तो वो सब चल ही रहा था एंड ही सेड लौट आओ। क्यों, क्या हो गया, क्यों लौट? तो उन्होंने कहा वो सारी बातें बाद में होंगी, कल आपको प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेना है। अच्छा, कल ही? हाँ कल सुबह, दोपहर, शाम? नहीं कल समय, आपको बस इंटरव्यू कल। लेना है। और ये कितने शाम के कितने बजे की बात होगी लगभग? 7:30 बजे की बात है, ओह। शाम को। ओह। तो मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं ये, मुझे तो कुछ समझ ही ना आया। मेरे तो दिमाग में करंट वरंट ऐसे कि एंड आई थिंक आई एम द यंगेस्ट जर्नलिस्ट टू हैव इंटरव्यूड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तब तो मतलब स्टॉलवर्ड्स सारे के सारे। वाह। और मैंने कहा जी सर। चुप रहो, बाकी सारी बातें जब तुम लौट आओगी आप किसी भी तरह पहुंचो। और ये किसी को नहीं कहना है, बिकॉज भाई हमारे यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रखते हैं कि भाई फला चैनल जो है उस तक बात ना चाहे, फला चैनल तक। भाई हमारी एक्सक्लूसिविटी है। ठीक है, मैं पूरी टीम के साथ डिनर करती हूँ हमेशा। सारे कैमरा पर्सन जितने भी पूरी टीम हमारी होती है, हम लोग साथ डिनर करते हैं। सो दे वर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और मैं दूसरी गाड़ी में थी, ये बाकी सब आगे आगे कारवा चल रहा था। सो आई कॉल्ड माय चीफ कैमरा पर्सन। मैंने कहा मुझे अर्जेंट निकलना है। एंड व्हेन आई सेड मुझे अर्जेंट निकलना है, सो एक मेरे ना एक चेहरे पर स्माइल थी। प्रोबेबली वो हल्की सी घमंड वाली स्माइल थी। Also, perhaps can't believe ये मेरे साथ हो रहा है। I'll be doing it. नहीं, अब तो हो गया ना। तो अब तक मैं आत्मसात कर चुकी थी उसको। हाँ। कि अब मुझे इंटरव्यू लेना है। अब हालत तो खराब है कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, करना क्या है, वो पूछेंगे क्या, कैसे Anxiety, होगा, हाँ। सारी। लेकिन अब मुझे करना है। तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कह रही हूँ मुझे ना वो कुछ इम्पोर्टेंट काम है। एंड देयर वाज अ स्माइल ऑन माय फेस। सुनकर क्या इम्पोर्टेंट काम है? मैंने कहा वो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, मुझे निकलना होगा। हाँ। तो कहा अरे भाई ऐसा क्या हो गया? एंड देन आई हैड टू काइंड ऑफ टेल माई सेल्फ के रूबिका रिलैक्स। आई सेड नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिटर साहब ने बुला दिया है, अब देखा जाएगा क्या होना है, मुझे नहीं पता। बस उन्होंने कहा आप कम बैक टू द ग्राउंड जीरो से कम बैक टू द स्टेशन। और वो पूरा टाइम जब मैं रास्ते में सफ़र करके जा रही थी, मैं बस ये सोच रही थी कि मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया, वो कहीं किसी और को तो नहीं कह रहे थे। Was he telling me this? वापस मैं फ़ोन भी करना चाह रही हूँ कि ये क्या, नहीं अगर गलत हुआ तो वो कह देंगे नहीं ये तो गलत था, फिर मेरा क्या होगा, मैं इंटरव्यू नहीं ले पाऊंगी। Too many things going on. And when I reached the next morning, So the interview was in the morning? no, it was in the afternoon. Okay. But I reached in the morning and the entire brainstorming session हुआ था कि क्या-क्या सवाल आपके मन में हैं। And मेरे मन में जो सवाल थे वो सब मैंने जॉट डाउन कर दिए थे। तो फिर उसमें होता है कि आपके सीनियर्स भी प्रधानमंत्री का इंटरव्यू है तो सीनियर्स भी आपके होते हैं, एडिटर भी होते हैं, पॉलिटिकल एडिटर होता है, जो सोशल इश्यूज को कवर करते हैं वो सब होते हैं कि भाई हमारा ये सवाल है, हमारा ये सवाल है। तो वो सब हो रहा था। एंड अच्छी बात ये रही कि मेरे मन में जो भी सवाल थे मैंने वो सारे सवाल पीएम से पूछे। Okay. From the most uncomfortable question to the most easy ones where I asked him आप थकते क्यों नहीं है? और
ये जब ट्रोल करते हैं तो अक्सर ये कहते हैं कि वाह क्या बड़ा सवाल है, आप थकते क्यों नहीं है। अरे ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल है, बिल्कुल। इस देश ने 71-72 साल के आदमी को 24 में से 20 घंटे 18 घंटे काम करते हुए नहीं देखा था। बिल्कुल। और ये सवाल मेरा नहीं था, मैं तो उस वक्त सब जगह घूम रही थी ना, वो सब मुझसे यही पूछते थे, ट्रू। छुट्टी नहीं लेते हैं। छुट्टी के लिए, हाँ। ये वो उस वक्त आप जानते हो अमेरिका के दौरे हो रहे थे, ही वाज लाइक बैक टू बैक इतने दौरे वोरे कर रहे थे। और कई बार जो वो उपवास रख रहे होते थे उसके बीच में सब पूरे दिन का अरे काम आप करना, एवरी ये बहुत आसान है कि क्या है, इट इज वेरी इजी। मैं कह रही हूँ यू डू इट फॉर वन डे एंड यू विल रियलाइज वो बिना तपस्या आ नहीं सकता है। नहीं काम नहीं, की तपस्या। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रैवल करना होता है ना, और ट्रैवलिंग में ही आप इतने थक जाते हैं, मेंटली थक जाते हैं। 10 तरीके की दूसरी चीजें होती हैं, वन इवेंट टू द अदर इवेंट, वन रैली टू द अदर रैली। और मैं ये कहती हूँ कि एक जो नेता होता है ना, वो गालियां बहुत खाता है क्योंकि भाई काम नहीं करता है, खाएगा। अगर काम करेगा तो तारीफ और तालियां भी मिलेंगी। लेकिन मुझे लगता है नेता बहुत बहुत मेहनत करता है। बिल्कुल उसकी सहमत। आप उसका टाइम थोड़ा कम करें कि भाई वो सिर्फ चुनावों के टाइम मेहनत करता है, यस, लेकिन आप देखिए उसका जो टाइम टेबल है बड़ा तगड़ा किस्म का। हम तो कवर करते हैं ना, बड़ा पैक्ड होता है। सुबह 6 बजे से लेकर आपको रात तक जो है मीटिंगें करनी है, कार्यकर्ताओं से मिलना है, रैलियां करनी है, स्ट्रैटेजी बनानी है। खैर वो सारी चीजें छोड़ के द पीएम वाला इशू, सो आई आस्क्ड हिम, और ये मेरा सवाल नहीं था, ये हर किसी का सवाल था, जो मिलता था मुझसे ये पूछता था। और जब मैंने वापस उनका भी लास्ट इंटरव्यू लिया था गंगा घाट पर, अच्छा, तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं दोबारा पूछूंगी, भाई अब तो 5 साल और बड़े हो गए ना आप, हाँ। यानी 5 साल और बुजुर्ग हो गए, तो एनर्जी में थोड़ा आपके कमी आनी चाहिए। हाँ। पर भाई साहब वो तो और बढ़ गई है, तो आप थकते क्यों नहीं है? People get tired and ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है इनफैक्ट, क्योंकि ये तो बहुत ही और मैं I do not क्वेश्चन है, but I do not need any validation। मैं फिर मिलूंगी पीएम से तो मैं फिर ये सवाल बिल्कुल पूछूंगी, बिल्कुल, क्योंकि ये एक आम आदमी समझता है और वो जानता है कि जब आप 8 घंटे की ड्यूटी करके आते हैं ना, तो सबसे पहले घर आकर बस्ता फेंकते हैं और कहते हैं अरे बाप रे मैं थक गया। और उस पे भी आपको एक संडे की छुट्टी जरूर मिलती है, और वो कैंसिल हो जाए हाँ, तो आप सोचिए पूरा तो महीना कितना बिगड़ मुंह जाए। बनता है उसके लिए। एनीवे, सो फ्रॉम दैट क्वेश्चन टू नरेंद्र मोदी जी, आपका मुसलमानों से रिश्ता क्या है? What do you think about them? क्यों लोग ये कहते हैं कि आपको मुसलमानों से एलर्जी है? क्यों आप पर ये आरोप लगते हैं? और ये सिर्फ वो पहला जो मेरा इंटरव्यू था तब तो मैं ना पूछते, चलो आगे बढ़ जाते, लेकिन I asked him this question and he answered it in depth। इस बार जब हम मिले, तो इस बार जब पीएम ने मुझसे बात की तो इसी माइनॉरिटी और उनके रिश्ते को लेकर, और कुछ तो बहुत दिल की बातें की प्रिया। उन्होंने कहा कि ईद पर मेरे घर में खाना नहीं बनता है। कहाँ गए सारे मौलवी और मुफ्ती और सारे ये सो कॉल्ड? आपको छोटे छोटे तो अल्फाज प्रधानमंत्री के और शब्द याद रह जाते हैं। इतनी बड़ी बात की आपने किस आलिम को आकर ये कहते हुए सुना कि वी वेलकम दिस स्टेटमेंट ऑफ प्रधानमंत्री? किसी ने नहीं कहा। हाँ, किसी ने नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने पहली बार मेरे इंटरव्यू में ये कहा कि हमारे यहाँ जब ताजिए निकलते थे मुहर्रम में, तो कंपलसरी था कि हम ताजियों के नीचे से निकलें। क्यों? आप तो कह रहे थे वो कट्टर हैं, वो टोपी नहीं पहनते हैं, वो ये नहीं करते हैं, आपको बड़ी शिकायतें थी ना। वो सिंबॉलिज्म पे जा रहे थे, हाँ, वो उसी को लेकर। एंड द सेम पर्सन इज सेइंग कि मैं बचपन में मुहर्रम में ताजियों के नीचे से निकलता था। तो ये क्या यूनिटी की बात नहीं कर रहे थे? वो कहाँ गए वो सारे के सारे जो छाती पीटते हैं और ये कहते हैं कि देखो प्रधानमंत्री जो है मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ नारा है सबका साथ सबका विकास। ये नारा था। इनफैक्ट सबका विकास में तो वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, इसीलिए आज देख ली सबसे ज्यादा बेनिफिशियरीज अगर हम ले लें, बहुत अच्छा चंक जो है
वो मुसलमान बहन और भाइयों के लिए जा रहा है। अब ये तो देखिए, ये खुदा कहता है कि उसे नाशुक्री से बहुत परेशानी है। अगर आप शुक्र नहीं करेंगे और बेइंतहा नफरत करेंगे तो ये भी इस्लाम नहीं है। किस बात की नफरत कर रहे हैं आप? किस चीज की नफरत कर रहे हैं आप? और बगैर किसी वजह के। इसका भी जवाब ऊपर देना होगा। वो जो आप रजिस्टर मान के चल रहे हैं ना, जिसमें सब लिखा हुआ है, तो वहां जाकर तुमसे हिसाब मांगा जाएगा कि तुम किस चीज के लिए इतनी नफरत कर रहे हो, क्या किया है ऐसा जो तुम नफरत कर रहे हो। लगे हाथ में इसी बात पर और थोड़ा आगे बात को बढ़ाती हूँ। बहुत बवाल काटा जा रहा होता है यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। अब एक जो बहुत बड़ा मुद्दा वो कहते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। आप क्या मानते हैं? कि सीए मुसलमानों के खिलाफ था? एक मुसलमान गया सीए की तो बात भी नहीं कर रही हूँ, वो कह ही रहे। यूसीसी मैं कह जो रही कि हूँ, इतनी सिंपल सी बात है, कोड की बात है। नो, बट आई एम सेइंग सीए को लेकर इतना हब्बा बना था। इस देश में सबसे बड़ा अगर मुसलमानों का प्रोटेस्ट आप आंख बंद कर याद करें तो कौन सा था? वही सीए था। हाँ, शाहीन बाग का जितना भी कि अब जो है, अब सब खत्म हो गया है। पता है ना आपको, वहां जाकर कागज नहीं दिखाएंगे, 10 तरीके के ड्रामे हो रहे थे। हमारे घर से कागज लूट लिए जाएंगे। कितना टाइम हुआ सीए को लागू हो गए? कहाँ है? कोई एक मुसलमान बाहर भेजा? किसके घर में आए हैं और पूछा है कि ये रहा सीए? सीए का मुसलमानों से क्या वास्ता था? सीए का तो उन लोगों से वास्ता था जो हिंदुस्तान के अगल बगल के देश है और वहां पर जो हिंदू माइनॉरिटी में है, उनको यहाँ लाने की बात हो रही थी। क्योंकि वो परसिक्यूट हो रहे। तुमको भेजने की नहीं, पर नहीं, आप क्या, इन लोगों का नेटवर्क है। प्रॉब्लम ये है कि दो ही तरीके से आप लोगों पर काबू पा सकते हैं। एक है पैसा और एक है डर। अब पैसे का तो मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जो डर है, अगर पैसा होता तो फिर तो सबसे ज्यादा आवास योजना 14% मेरे कौम के लोग उठा रहे हैं उसका फायदा। आयुष्मान भारत मेरी कौम के लोग फायदा उठा रहे हैं। जितने भी आप योजनाएं सरकार की चल रही है, पीएम मुद्रा योजना, 20% लोन जो है वो मुस्लिम आबादी को जा रहा है। तो मुसलमान खतरे में तो मतलब नहीं है। नहीं तो ये तो क्या, कौन सा खतरा? तो वो तो वही कहते हैं, कौन सा खतरा मतलब क्या खतरा? मैं अभी आपके सामने बैठी हूँ। जो बोलने वाले हैं कि मुसलमान खतरे में है, वो खुद नहीं जा रहे हैं कंट्री छोड़कर। प्रिया, पता है क्या, मैं अभी जब कुंभ में गई थी, जब कवर कर रही थी, और ये बहुत सच्ची बात कर रही हूँ, रमजान चल रहे हैं अभी, गंगा के घाट पर मैं खड़ी हुई हूँ और मैं अपनी दोस्त से पूछ रही हूँ कि यार मुझे नहीं आते ये मंत्र शंत्र, मुझे नहीं मालूम है, मुझे तो एक आध जो बचपन में सीखे मंत्र वही आते हैं। तो यार तुम लोग कुछ खास तरीका वगैरह होगा, कैसे क्या करना है? तो उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ बोला कि जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिस चीज में आपकी आस्था है, वो बोलिए और उतर जाइए। प्रिया, आई सेड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I saw that video. It was lovely. और मैं पानी में उतर गई और माँ गंगा को इस बात का शुक्रिया अदा करके आई हूँ कि तुम्हारे बहने से हमारे घरों में पानी आ रहा है, तुम्हारे पानी से हम लोग वजू कर पा रहे हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। और जो ऐसे पानी हिल रहा था ना, वो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे माँ अपनी गोद में झूला झूला रही है। दैट वाज द फीलिंग। कह रहे मुसलमानों का कुंभ में जाना बैन है। मुझे लोगों ने मेरे हाथ चूमे हैं कि तुम कुंभ जाकर आई हो। मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि अरे रूबिका लियाकत तुमने कैसे बिस्मिल्लाह बोल दिया, किसी ने नहीं कहा। ये भारत है।
इनफैक्ट इट वाज टेकन एज वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। मैं जहाँ और दिल्ली के इलेक्शंस थे, उसके बाद मैं दिल्ली इलेक्शंस कवर करने लगी थी। मैं जिस गली में जा रही थी, बुजुर्ग औरतें ऐसे मेरा हाथ पकड़ती, मेरा माथा चूमती कि हम नहीं जा पाइए, तुम जाकर आई हो। ये इस देश की खूबसूरती है। इस रमजान की शुरुआत होते ही प्रिया, सबसे ज्यादा खजूर, सबसे ज्यादा जो जिसे कहते हैं ना तबर्रुक, हमारे यहाँ तबर्रुक कहते हैं, अच्छा। आप प्रसाद कहते हैं, हाँ। इफ्तारी का सामान अच्छा। मुझे हिंदू भेजते हैं। तो खतरे में है मुसलमान। फिर आप कहेंगे नहीं नहीं आप वो मुसलमान नहीं हो। अरे भैया तू सर्टिफिकेट देगा वो मुसलमान नहीं हो। लेकिन वो तो कहते हैं कि यूसीसी लग जाएगा तो खतरे में हो जाएगा। मैं तो ये कहती हूँ कि शायद मुसलमान खतरे में नहीं होगा, मुसलमान आदमी जरूर खतरे में हो जाएगा, क्योंकि अब तक वो शायद, क्योंकि सिविल कोड है ना, विमेन के, ये तो विमेन को आजाद कर देगा। एब्सोल्युटली। क्योंकि अगर ट्रिपल तलाक क्या था? हाँ एग्जैक्टली, अगर किसी गवर्नमेंट में अगर इंटेंशन ही ना हो मुसलमानों का अच्छा करने के लिए, तो वो क्यों फालतू में ट्रिपल तलाक का इशू अपने सर माथे पड़े, वो उसे छोड़ देते। एब्सोल्युटली। और कितने मुस्लिम मुल्क हैं जहां पर ट्रिपल तलाक के बिद्दत, यानी तलाक कह देना। लेकिन ये जो पाकिस्तान में भी नहीं है। लेकिन ये जो इतने प्रदर्शन होते हैं कि यूसीसी को लेकर, और ये एलिट जो हमारे सो कॉल्ड प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स हैं, हाँ जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो उनके कलेक्टिव्स बन जाते हैं, वो इधर उधर यूनिवर्सिटीज में जाकर जो बोलते हैं यूसीसी को, दैट इट इज एन एजेंडा अगेंस्ट द मुस्लिम्स। आपको लगता है कभी भी? व्हाट एजेंडा? मतलब अब तक मुझे ये बताइए, आपको जब भी कोई लड़ाई लड़नी पड़ती है आप कहाँ जाते हैं? कानून के पक्का रुख करते हैं ना। और ये जितने भी लोग हैं बैठे हुए हैं, इनके घरों में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड ना हो और ये चाहें कि नहीं इनके हिसाब से कानून बनने लगे, तो फिर तो ये जिंदा घर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। तो आप शरिया कानून लागू करेंगे? हाँ, क्रिमिनल कोड तो हमारा यूनिफॉर्म ही है। हाँ, तो फिर सिर्फ सिविल कोड अलग है। नहीं, तो सिविल कोड में आपको शरिया चाहिए और क्रिमिनल में आपको जो है, क्योंकि वो महिलाओं के ऊपर और फैमिली के ऊपर उनको नहीं भाई ये क्या दबदबा बनाना। गजब बात है ये। लेकिन कुरान भी कहता है कि महिलाओं को और मर्दों को जो माँ बाप का जो हक है, मतलब जो उनकी वसीयत विरासत है, हाँ, उसमें दोनों को बराबर का हिस्सा होना चाहिए। लड़ाई तो आपके यहाँ पे हो जानी चाहिए कायदे से तो। बट मैं हैरान हो जाती हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर इस तरीके से आप लोग जो है बिलबिलाने लगते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। वक्फ बोर्ड में चेंजेस को लेकर आप जबरदस्ती ऐसे कि हमारी ये कोई जरूरी किरदार है इस्लाम का? और जहाँ कई दफा ऐसा ही हुआ है कि वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों की जमीन ले ली हो। 40,000 and more cases are from the Muslims। हम ऐसे लोगों को जानते हैं। मतलब मैं आऊं और आप आके और कहूं कि प्रिया आज से तुम्हारा घर वक्फ मेरा। और ये वही एलिटिज्म की बात है कि कुछ ठेकेदार हैं, उन्होंने कह दिया कि यही लाइन ऑफ आर्गुमेंट होनी चाहिए। एक साहब ने कहा कि मुगल के जमाने में ये जो जमीन है वो वक्फ कर दी गई थी। मैंने कहा किसी दिन इतना पिटोगे ना भाईजान तुम। मुगल की बाप दादाओं की जमीन थी। जमीन तो हिंदुस्तान की थी ना। वो आए और हमारी जमीन पर कब्जा करने लगे। और मतलब मैं आपके घर में आऊं, हाँ, और आपकी जमीन दान कर दूं। अरे जमीन मेरी है क्या? वो मुगलों की जमीन है। वो जमीन तो भैया जिनके यहाँ तुम लोग ने आक्रमण किया है उनकी है ना। जो यहाँ पर मेजोरिटी में रह रहे थे, यहाँ के बाशिंदों की जमीन है ना। वो जमीन आके तुम वक्फ कर दोगे? अरे वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है क्या? ना हमने जंग में जीती है। गजब बात है। तो जंग में जीती, अब उसके बाद वापस हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी आ गई है, तो कहां से वो तुम्हारी प्रॉपर्टी होगी? और वक्फ बोल रहे हैं कि ये जो प्रेसिडेंट हाउस है वो वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। तो कल को फिर आप लोगों के मन में आएगा ऐसा है भाई, ये सारी दरगाहें जो हैं वो हिंदू सनातनी जमीन पर बनी हुई हैं, आप अपना बोर्ड लेकर आ जाइए। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। आप चाहते हैं सब आपके लिए अच्छा हो, लेकिन सामने वाले का हक आप जो है नहीं देखेंगे।
इसे हकमारी कहते हैं। राम मंदिर, ज्ञानवापी, मथुरा की जमीन, इसे हकमारी कहते हैं। और ये मैं एक बार नहीं 100 बार कहूंगी और मुझे कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है प्रिया। इट्स जस्ट नॉट अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। किसने आपको रोका है मस्जिद बनाने से? कहीं कौन रोक रहा है आपको? आप मस्जिद बनाइए। आपको मंदिर ही में जाकर मस्जिद क्यों बनानी है? या जिन्होंने गलती की है उस गलती को आपको कंटिन्यू क्यों करना है? इतनी बेबाकी से अपनी बात रखते हुए रूबिका लियाकत को डर नहीं लगता, लेकिन नहीं, क्या रूबिका को लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है। देयर इज नो डिफरेंस। मैं झूठ नहीं बोल रही ना, मैं तो सच बोल रही हूँ। और खुदा को सच पसंद है। मेरी बात में अगर झूठ है तो आप मुझे ये बता दीजिए। मैं गई हूँ ज्ञानवापी में, मैंने नंदी देखे हैं। मैंने तो देश में कहीं नंदी ऐसे नहीं देखे जो शिवलिंग के विपरीत कहीं हो। नंदी वहीं देखते हैं जहां पर शिवजी हैं। देश का कोई मंदिर, दुनिया का कोई मंदिर आप उठा दीजिए, मैं देख कर आई हूँ। वो वजू खाना है, वहां पर नंदी बैठे हुए हैं। अब मैं क्या करूं? मैं झूठ बोल दूं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहती हूँ, तो मैं झूठ बोल दूं कि नहीं ये जो दिख रहा है वो तो गलत है। वो तो मुझे दिख रहा है कि नंदी यहाँ बैठे हो, नंदी के सामने कुछ और नहीं होता। नंदी के सामने वजू खाना नहीं हो सकता है। देश के एमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स तो कह रहे हैं कि झूठ ही कहा जाए। हाँ ठीक है, कहो फिर तुम झूठ। मुझसे तो ना हो पाएगा, मैं तो नहीं बोल पाऊंगी। फिर तुम मुझे तमाम लानतें भेजो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और ये कह दो अच्छा, सबसे बड़ी तोहमत लगती है कि मुझे हिंदुओं को इम्प्रेस करना है, इसलिए मैं ये कह रही हूँ। नहीं तो क्या हो जाएगा इम्प्रेस करके? कौन सा आप ताजमहल मेरे नाम कर देंगे? मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, मुझे सच जो दिख रहा है उसे बताना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से हम सबको फायदा है। इट इज गोइंग टू बी बेटर फॉर विमेन्स डे पर जिसकी जो मर्जी आएगा वो नहीं कर सकता है। वो जो स्पेशल आपको इच्छा हो रही है कि नहीं अब हम दूसरी शादी कर लें, फिर तीसरी कर लें, फिर चौथी कर लें, देन आई एम गोइंग टू टेक यू टू द कोर्ट। यस, क्योंकि एक सिविल को यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। हाँ, तो जो अभी एक बहुत बड़ा तबका आबादी का इस चीज से वंचित है, वो अपने ही पर्सनल लॉज से, पुराने हो चुके लॉज, वो समय के अनुसार नहीं है, वो भी अब अपने हक की बात कर सकेंगे। लेकिन ये कुछ लोगों की आंखों की किरकिरी बन जा रही है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? नहीं, अब इसमें देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। ज्यादातर लोग ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ज्यादातर मुसलमान उसका इस्तेमाल नहीं करता है। मेजॉरिटी मुसलमान का कोई वास्ता नहीं, वो इस्तेमाल नहीं करता है। सिविल मैटर्स भी वो जाकर कोर्ट ही में लड़ता है। वो नहीं जाता है किसी मौलवी के पास और कहता है भैया हमारा शरिया के हिसाब से जो है वो कर दो। नहीं करता है वो मेजॉरिटी ऑफ मुसलमान। तो एक आम मुसलमान जो है वो एम्पावर्ड हो जाएगा। उसे समझना होगा, उसे समझना होगा इस बात को कि इससे उसका नुकसान नहीं है। आपको नापसंद है बीजेपी, आपको नापसंद है आरएसएस, आपको नापसंद है नरेंद्र मोदी, तो और फिर मैं कह रही हूँ कि ये जो अंधी नफरत है ना, उसमें आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। नाउ यू हैव टू सिट डाउन एंड थिंक। मैं बार बार अपनी कौम के लोगों से पूछती हूँ कि ठीक है, आप कहते हैं कि हमारे ये मसाइल हैं, इन मसाइलों को आप हल करो, राइट? तो कौन जाएगा बात करने के लिए? कि भाई किसानों का जब कोई समस्या थी तो किसानों ने अपना एक बोर्ड बनाया, एक ग्रुप बना कि ये जो है वो जाकर तोमर जी से बात करेंगे, ये जो है जाकर राजनाथ सिंह जी से बात करेंगे, ये जो है पीयूष गोयल जी से बात करेंगे। ये लोग बैठकर अपने मसाइल, अपने प्रॉब्लम्स को सामने रखेंगे। सबसे बड़ा आंदोलन हुआ सीएए का। कोई एक मुस्लिम लीडर देखा आपने जो उभर कर वहां से आए हो?
या जिसने कहा हो कि मैं जाता हूं टेबल पर बैठकर बीजेपी से बात करता हूं? कोई एक मुस्लिम लीडर आप दे नहीं पाए। कौन जाकर पीएम से बात करेगा? पीएम अगर सुन्नी से बात करेंगे तो शिया नाराज हो जाएगा, शिया से बात करेंगे तो अहमदी नाराज हो जाएगा, उससे बात करेंगे तो बरेलवी नाराज हो जाएगा। आप फिरकों में बटे हुए हैं, आपने अपनी एक लीडरशिप जनरेट नहीं की है, आपने किसी एक ऐसे लीडर को चुना नहीं है जो कहे कि सुनिए मेरी बात, कौम को अब इस तरीके से फैसले लेने चाहिए। जाटों की लीडर है, पंजाबियों की लीडर है, मतलब जब बात हो ही रही है तो मैं बता दूं आपको, अगर टेबल पर अपने समाज को लेकर एक एससी लीडर जो है वो जाकर अपने समाज की चीजों को रख लेता है, हर जगह पर एक लीडर आपको दिखाई दे रहा है। कहाँ है मुसलमानों का लीडर? आपने लीडर किसको बनाया? आप बताइए। एक बुजुर्ग दादी, उसको आपने फ्रंट फेस बना दिया। हाँ। याद है ना आपको? हाँ, वो बुजुर्ग बिल्कुल। दादी आती थी, वेरी इजी, और फिर उसके बाद उनको गायब भी कर दिया। अब बना ही दिया था लीडर तो बनाते ना उनको लीडर। बनाए रखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। 4 दिन के लिए आपने वो लीडर बनाया और वो गायब, अब दिखती नहीं है। आप केकड़े की तरह एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं कि ये ना कहीं उधर चला जाए। तो आपको अपने आप से ये सवाल पूछना होगा। सब जगह मराठाओं का एक लीडर है, जाटों का एक लीडर है, हर 3600 कौम आप गिन लीजिए, सबका एक लीडर उनके, भाई ठीक है ये है, इनकी बात हम सुनेंगे। एक भाई साहब हैं, वो मेन स्ट्रीम में मुसलमानों को लाने की बजाय एकदम अलहदा पता नहीं कहां कोने में ले जाए जा रहे हैं। आप मुसलमान और हिंदू साथ कैसे रह सकता है कि मेन स्ट्रीम में, कि आप थोड़ी बात प्रिया मेरी समझिए, थोड़ी बात मैं आपकी समझ लूं। लेकिन अगर ऐसे लीडर आने लगे जो कहे कि नहीं प्रिया जो है वो रूबिका को डरा कर खत्म कर देना चाहती है, लेकिन मैं बता दूं हम डरने वाली कौम नहीं है, लो कर लो, फिर भाषणबाजी कर लो। सो देयर हैज टू बी अ ब्रिज, और वो मुसलमानों को सोच विचार कर लाना होगा। हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू फाइट दिस बैटल इन योर हेड कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आपको घर मिल रहा है हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आपको राशन मिल रहा है हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे मस्जिदों के वो जो लाउड स्पीकर्स हैं वो बंद करवा। अरे प्रभु, किसी सीएम में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बंद करा दे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि लाउड स्पीकर्स कहीं भी नहीं लगेंगे। स्पेशली आपके पास नहीं है, वो सब जगह पर है। रूल्स ऑफ सो प्लीज, अब ये इंट्रोस्पेक्शन की बात है ना। अब जालीदार टोपी पहन लेने से और इफ्तार पार्टियां दे देने से ही अगर आपको लगता है इस्लाम का परचम लहराया जाएगा और आपको लगता है मुसलमान जो है वो फायदे के सौदे में रहेगा, तो इतने सालों 70 सालों वही तो हो रहा था, तो कितना फायदा हो गया। I mean, this is something very close to my heart and I can keep going on and on. I'm pretty sure कि आप डिबेट्स में और बाकी हर जगह में ऐसे कई लोगों के साथ मुखातिब होती होंगी, और उनके बाद and I'm telling ऑफ you, द रिकॉर्ड भी बात होती होगी। the fight is ground with the से। Kattarpanthis. Yes. The fight is with these people who are trying to scare the qawm. इस्लाम या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये लड़ाई नहीं है, उसे साथ रखते हुए, हाजिर नाजिर रखते हुए उन लोगों से लड़ाई है जो एकदम तोड़ और मरोड़ रहे हैं, खासकर हिंदुस्तानी इस्लाम को। Our Islam is completely different from what Saudis follow. Yeah, absolutely. So you have to understand that. Yes, yes. अब इन जनरल जो यंग लड़कियां हैं, जो यंग ड्रीमर्स हैं, जो अचीवर्स बनना चाहती हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं इन जनरल उनको, एंड इन पर्टिकुलर Muslim girls who might be wanting to become, and they are definitely wanting to become achievers, but कई कारण से वो नहीं शायद इतने, उनके विंग्स के अंदर वो शायद अभी वो जान नहीं फूकी है या कुछ है, तो उनको क्या वेरी मैसेज? फेस्टी, मतलब आप उनको देखिए, उनमें बहुत I agree.
they're all wanting to अरे be something. Yeah. मतलब मैं आपको बता दूं कि अनेकों अनेक रुपए का लियाकत है, क्योंकि जब एक मैं ये बात आपको बहुत ईमानदारी से कह सकती हूँ कि इट्स नॉट अबाउट हिंदू और मुस्लिम, पर चूंकि मेरी परवरिश एक मुस्लिम परिवार में हुई है, विमेन आर फियरलेस। मेरी नानी का इंतकाल अभी 100 साल की वो हुई, 100 पार किया, और वो आप उनके हाथ से कुरान छीन नहीं सकती थी। मतलब वो दे वेरी पावरफुल विमेन, Strong choices and sticking by it. Yes. घर में जब सोच लिया है कि मेरी बात सुनी जानी है तो मेरी बात सुनी जानी है। और मैं बहुत छोटा सा किस्सा आपको बता दूंगी। मेरे हिंदुस्तान में बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं। इस्लाम में जो मेरा रोल मॉडल है वो है खदीजा रदियल्लाहु ताला, First wife ऑफ प्रॉफिट। ये जो सब ज्ञान देते रहते हैं ना कि औरतों को ये नहीं होना है तो औरतों को वो नहीं होना है तो औरतों को पर्दे में रहना है। हुजूर खदीजा रदियल्लाहु से बहुत छोटे थे, 15 साल। शी वाज 45 and he was 30. She was 45 and he was 25. 15 years का difference 15 था. years का difference. So he was 40, she was 45. So वो 40 और ये 25. आप सोचिए 1500 साल पहले, 1400 साल पहले एक महिला CEO, क्योंकि हुजूर यूज्ड टू वर्क अंडर हर। वो अल ताहिरा कहलाती थी, कुरैश कबीले की, द प्योरेस्ट। बेवा थी, वो विडो थी, CEO थी, अपने फैसले खुद लेती थी। और हुजूर जब तिजारत करके आते थे, मतलब ट्रेड वगैरह करके आते थे, तो हिसाब किताब लेती थी। एंड शी फेल इन लव विथ हुजूर। तो शादी का प्रपोजल उन्होंने अपनी एक दासी द्वारा हुजूर तक पहुंचाया। एक CEO, एक बेवा, एक महिला, और शादी के लिए अपने से 15 साल छोटे लड़के को जाकर प्रपोजल भिजवाती है। What kind of a woman must she be? और मेरी दादी बताया करती थी कि जब प्रॉफिट लोगों को ये बताने लगे कि इस्लाम की तरफ आ जाओ, तो उनको लोग दीवाना कहते थे, उनके ऊपर पत्थर से वार किया करते थे। तो वो जब घर आते थे तो खदीजा रदियल्लाहु ताला के कदमों में बैठकर और रोया करते थे, मेरी दादी बताती हैं। और खदीजा उनसे कहती थी कि जो आप सोचते हैं उसमें मैं पूरा यकीन रखती हूँ। What I'm trying to say is कि And that's how she became the first Muslim also. right. So मतलब मुकाम औरत का मैं ऐसे देखना चाहती हूँ, मुसलमान औरतों का मुकाम, कि जो अपने फैसले खुद ले, जैसे खदीजा रदियल्लाहु लेती थी। जो बाहर जाए तो अदब से उसे लोग सलाम करें, जिसकी पहचान अल ताहिरा की तरह हो। अगर औरत बनना है तो खदीजा रदियल्लाहु की तरह बनो। ये क्या मतलब रूढ़िवादी मानसिकता के साथ, ये रूढ़िवादी मानसिकता थी जो खदीजा ने किया। सो टू मुस्लिम विमेन व्हाट आई वांट टू से इज, इधर उधर की ना बात कर, तुम अपने में ही झांक कर देख लो। और जो ये हर्ड चाल होती है ना, ये भेड़ चाल, उससे जब तक अपने आप को अलहदा नहीं करेंगे तब तक जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा। और जो देख रहे हैं, जो हो रहा है, उसे खुदा के वास्ते मान भी लीजिए। मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं जिनको किसी चीज से कोई एतराज नहीं, लेकिन कहने में डर लगता है। अरे कहने में कैसे डरपोक आदमी हो यार, करने में डर नहीं लगता लेकिन कहने में डर जाते हैं। बंद कमरे में तो कर लेंगे लेकिन बाहर नहीं। क्यों? किसी से क्यों खौफ खाना? तो तमाम महिलाओं को मैं ये कहना चाहती हूँ, डर जैसी कोई चीज अपनी डिक्शनरी में रखना मत कभी। Absolutely agree on this.
मैं डर के आगे जीत है। डर के आगे कुछ भी हो, मैं कह रही हूँ हार भी हो, हाँ, तो हार से डर जाओगे? जो भी हो, डरना नहीं। कोई बात नहीं, आप एक बार हार गए, फिर कुछ सीख लोगे, हाँ। फिर आगे जीत मिल जाएगी। पर डर को हावी नहीं होने देना है। सो आई ऑलवेज से कि तुम्हें अपने दिमाग से कोई फैसला नहीं लेना है और दिल से भी नहीं लेना है। दिमाग और दिल के बीच में एक बिंदु आता है जिसे कहते हैं साहस। वो मेरा बिंदु है, मैं उस बिंदु को नाम देती हूँ साहस। जो भी फैसला लेती हूँ दिल से नहीं लेती, दिमाग से नहीं लेती, साहस से लेती हूँ। That's the golden mean for you. या थोड़ी इसकी भी चला लेती हूँ, थोड़ी इसकी भी। यही तो भारत है, ये डेमोक्रेसी है। हाँ। किसी को किसी पर हावी ना, तो इसकी कट्टरपंथी चलेगी ना इसकी कट्टरपंथी चलेगी। हाँ। ये बीच में मिलेंगे जहां गंगा जमुनी तहजीब होगी। ये नहीं कि नहीं भाई सिर्फ जमुना होगी, गंगा नहीं होगी, ना भाई, वहां सरस्वती को भी लाना होगा, त्रिवेणी वही होगी। Lovely. So to all the women out there, रुकना नहीं, डरना नहीं, सहना नहीं। संघर्ष ये गहना है, इसको जितना पहनोगे उतनी धार बढ़ती जाएगी। जितना संघर्ष करोगी उतनी चमकती दमकती बाहर निकलोगी। ये मेकअप तो हम लोग चलो लगा लेते हैं और खुश हो जाते हैं, लेकिन सबसे खरा मेकअप संघर्ष है। और उस पे अगर सोने पर सुहागा चाहिए तो उस संघर्ष में साहस का तड़का है। वो रियल मेकअप है। अरे, वो सदैव के लिए टिकने वाला makeup है। मैं हंसी मजाक में, किसी का पप्पा नहीं रोक सकता है फिर आपको। कोई नहीं रोक सकता है फिर। हाँ, फिर फॉर्मिडेबल फोर्स बन जाते हैं। यस, और फिर आप मत भूलिए कि आप उस देश से ताल्लुक रखते हैं जहां पर नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग है। बिल्कुल, सब देवियां हैं। सब देवियां। हाँ। जहां सबसे बड़ी ताकत जो है वो माँ दुर्गा है, मतलब महिला है। बिल्कुल, जहाँ स्त्री शक्ति और मातृ तीन शक्ति चीजें चाहिए होती है जीवन में वंदना आपको। होती है। हाँ। 3 चीजें चाहिए होती है तो आप कहते हो मैं तृप्त हूं। धन, बल, बुद्धि। और ये तीनों देवियों के पास है। यस, ब्यूटीफुल। धन लक्ष्मी के पास है, बुद्धि सरस्वती के पास है, और बल जो है दुर्गा शक्ति के पास है। तो ये तो सब हम में समाहित है। ट्रू, We are the ones, we are the givers. एग्जैक्टली, Feel that. ब्यूटीफुल। और इसके साथ मैं अंत करती हूँ इस पॉडकास्ट का। रूपिका जी, आपका आने के लिए, समय देने के लिए और इतनी बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए और इंस्पिरेशन बनने के लिए उन तमाम लड़कियों के लिए जो कई सारे सपने देख रही हैं और सोच रही हैं कि किसी तरीके से वो सपने पूरे हो जाएं, तो आप एक लाइव एग्जाम्पल हैं उनके लिए।